कन्हाई, ए कन्हाई, हाँ किशन दा, का बात है? आज बहुत टेंशन में दिशा थी। अब का बोले किशन दा, वो कटकम सांडी हजारीबाग है ना, वहाँ से अनिल महतो पत्र लिखे थे, कुछ जानकारी चाहिए था उनको। अब का पूछे थे सब एकदम भुला गए हैं हम। अब गीता दी आएगी तो हम का बोलेंगे? अरे याद कर गीता दिखावे कर बेरा हो गया। ले दीदी आई गलो। जोहार दीदी। जोहार जोहार। लगता है आप लोग बहुत पहले आ चुके हैं। ना दीदी अखने आए, मगर कोनो भुला जा हो सके याद करत रहो। अच्छा, तो पहले किसान भाई बहनों का अभिवादन तो हाँ, कर ले। जोहार किसान भाई बहनों। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और औरे मां सबसे पहले देखो कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। एजोला है हरे चारे का बेहतर विकल्प। ओपन मिल सबमर्सिबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चित होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा एक संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है, परंतु ज्यादातर समय में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में एजोला हरे चारे के विकल्प के रूप में पशुओं को दिया जा सकता है। एजोला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के साथ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पशुओं को हरे चारे जितना पोषण देने में सक्षम है। हरे चारे की कमी को देखते हुए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि एजोला अपने फॉर्म में उगाकर उसे 1 से 2 केजी तक खिलाएं, और इसमें जो कि 15 से 20% तक प्रोटीन्स पाई जाती है, तो आप प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। एजोला जरूर खिलावें। बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत की प्रकृति के अनुसार बीजों का चयन करना अच्छा होता है। टाण भूमि, मध्यम या निचले खेतों में से किसी खेत में यदि किसान धान लगा रहे हैं तो उनके लिए धान की कौन सी किस्म का चयन करना बेहतर साबित होगा। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। ऊपरी जमीन के लिए किसान भाई सीधी बुआई करते हैं, जिसके लिए वंदना और अंजलि उपयुक्त प्रभेद है, जो क्रमशः 90 दिन और 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और बीच वाले जमीन में अभिषेक, सहभागी, हाइब्रिड धान, नवीन इत्यादि फसलों बीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाली ज़मीन है, यानी कि 2-1 जिसे हम लोग कहते हैं, उस ज़मीन में धान का राजश्री, स्वर्णा और सांभा मंसूरी, ये 3 झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त है। किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आम और लीची का समय चल रहा है। लीची में एक समस्या आती है फल फटने की। इस समस्या के कारण बाजार में लीची के उचित दाम नहीं मिल पाते और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि लीची में फल फटने की समस्या क्यों होती है और कैसे इसका निदान करें। मई के महीने में देखा जाता है कि लीची जो है फटना शुरू हो जाता है। तो फटने से बचाव के लिए आप उसमें जो है थाला बना लें और 1 सप्ताह करके उसमें पानी देते रहें। और दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि उसके फल के लिए जो अभी प्लानोफिक्स है, उसको भी जो उसको ऊपर से सुबह के समय में स्प्रे करा दें और हल्का सा उसमें कोई पाउडर डाल दें, जिससे कि जो है उससे कोई कीड़ा भी नहीं लगे। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल सबमर्सिबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हां, आज के इस अंक में हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। खेती करने से अपने परिवार चलाने के लिए खाने को भी मिलता है और बाज़ार में बेचने का काम भी आता है।
पशुपालन भी करते जी हैं? पशुपालन भी करता हूँ। बैल बकरी गाय हैं और मछली का भी पालन करता हूँ। गांव में ही किसान बन के खेती बाड़ी का काम करे, उसमें अधिक से अधिक फायदा होगा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भावों में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में चावल और गेहूं सरीखे अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। दलहनी अनाजों के मूल्यों में पिछले दिनों की बनिस्बत थोड़ी तेजी देखी गई। सब्जी मंडियों की बात करें तो हरी सब्जियों के भावों में तेजी का रुख है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 8200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल। और नवा तकनीक और भी जानकारी है खान। और जानकारियाँ और भी अच्छी अच्छी है हमारे पास, और हमको भी कुछ कुछ याद आ गया है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक अल्प विराम। और औरे मन देखो ही संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ। दीदी देख मुंह चटपटा तो कोनो बोले बुला जा तो जल्दी पूछिन का बोल बोल बोल। हाँ वो दीदी वो कटकम सांडी हजारीबाग से एगो किसान भाई हैं, तो वो अनिल महतो है। वो पूछे कि वैज्ञानिक मक्का में खरीफ खेती कैसे किया जाए। का लटपट बकाती। हाँ, हम समझ गए। अनिल महतो जी ने खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती के बारे में पूछा होगा। हाँ दीदी, हाँ ऐसने पूछा था। अरे एकदम बुड़बक कहीं रे। चलिए इसकी और विस्तार से जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड की जलवायु सभी फसलों के खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिसमें धान, गेहूं, हरी सब्जियां, मशरूम और मक्का की बड़े पैमाने पर खेती होती है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को नई तकनीकों, उन्नत प्रभेदों, नई कृषि उपकरणों, बीज उपचार का तरीका और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग की जानकारी समय समय पर दी जाती है।
जिसके इस्तेमाल से किसानों को अपने फसल को स्वस्थ और उनसे अधिक पैदावार लेने में काफी मदद मिलती है। अगर प्राथमिकता की बात करें तो मक्का फसल की खेती के लिए खेत का चुनाव और मिट्टी का चयन प्रमुख रूप से आता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत का चुनाव करते समय जल जमाव की समस्या ना हो, अर्थात जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो, तथा मिट्टी के लिए दोमट या बलुआई दोमट मिट्टी मक्का फसल के लिए उपयुक्त होती है। मक्का चावल गेहूं के बाद तीसरा फसल है जो मुख्य रूप से हमारे भारतवर्ष में खाया जाता है। इसकी सफल वैज्ञानिक खेती करने के लिए पहला जमीन को चुनाव करें। ऐसा जमीन का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं लगता हो। कहने का मतलब पानी जमा नहीं होता है। अगर पानी जमा होता है तो किनारे उस पर हम चैनल 1-1 फीट गड्ढा चैनल बना करके पानी का निकासी का समुचित व्यवस्था करते हैं। ज़मीन ऐसा होना चाहिए जो दोमट मिट्टी या बलुआही दोमट मिट्टी जिसमें गोबर खाद की मात्रा अच्छा हो, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम उपज प्राप्त कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई कर पाटा से मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। इससे मिट्टी के खरपतवार हट जाते हैं और मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। जुताई के कारण मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे बीजों का अंकुरण सही तरीके से होता है। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेदों की जानकारी बेहद जरूरी है। मक्का के उन्नत प्रभेदों में सुआन, बिरसा विकास मक्का 1 और बिरसा विकास मक्का 2 और हाइब्रिड में HPQM 1 और कंचन नामक किस्म ऐसी किस्में हैं जो 70 से 80 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं। अधिक पैदावार हेतु उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग भी आवश्यक है। उर्वरकों का प्रयोग फसलों में 2 बार करना चाहिए। पहला बीज के बुआई के समय तथा दूसरा जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब। उर्वरकों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट और सल्फर की उचित मात्रा से हमारे फसल स्वस्थ और उपज भी अधिक देते हैं। कम से कम 2 से 3 बार हम जुताई कर दें। अगर हम गर्मी की जुताई करते हैं तो वह अत्यंत ही लाभप्रद होगा। उससे क्या होता है कि जिस समय हम फसल लगाते हैं उस समय हमारा खरपतवार कम से कम होता है और उस पर लगने वाले जो कीड़ा मकोड़े होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जो हमारा कंपोजिट वैरायटी है वो सुआन मक्का 1 है, दूसरी वैरायटी है बिरसा विकास मक्का, तीसरी वैरायटी है बिरसा मक्का 1 और जो हाइब्रिड वैरायटी है वो है HQPM 1 जो कि 70 से 90 दिन के अंदर हो जाता है। इसकी बीज दर है 70 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर और उसके साथ साथ जो अनुशंसित फर्टिलाइजर का डोज है वो है 60 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो पोटास और 120 किलो फॉस्फेट। इसके साथ साथ अगर हम 20 किलो सल्फर का मात्रा देते हैं तो हमारा बीज पुष्ट होता है और बीज चमकीला होता है। बीज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रासायनिक दवा बेवस्टीन से बीज उपचारित कर खेत में लगाना चाहिए, जिसमें कतार से कतार की दूरी 70 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखने से पौधों का बढ़वार ठीक ढंग से हो पाता है। बीज उपचारित करने के लिए या तो हम बेवेस्टिन या विटावेक्स नामक दवा 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने के लिए एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी हम 70 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पर लगाने के समय ही 2 से 3 क्विंटल चूना, भुरभुरा चूना लाइन में ही दे करके हम लगाएंगे तो पैदावार और ज़्यादा होती है। समय समय पर पौधों की देखभाल ना की जाए तो इसमें रोग व्याधियां लगने की समस्या आने लगती है, जिनमें मुख्य रूप से तना छेदक कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान नामक रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना लाभदायक होता है और समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण भी करते रहना चाहिए। जैसे ही 15 से 20 दिन का फसल हो जाता है तो चूँकि यह खरीफ फसल है, इस पर घास पतवार का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो हम घास पतवार निकालने के बाद उस पर जो यूरिया की आधी मात्रा हो, आधी मात्रा हम लगाने का समय देंगे और आधी मात्रा यूरिया को वो 20 से 25 दिन के बाद जड़ में दे करके दोनों तरफ से हम मट्टी ढक देंगे। मट्टी ढकने के बाद
25 से 30 दिन के बाद जब पौधा हमारा घुटना के बराबर हो जाएगा, तब इस पर एक बीमारी का प्रकोप कीड़ा का प्रकोप शुरू हो जाता है, जो कि हमारे तना को छेदना शुरू करता है। वो तना का छेदक ऊपर से आता है। उस समय हम क्या करते हैं कि फ्यूराडान नामक दवाई 3 से 4 किलो 1 हेक्टेयर में हर गाभा में, हर पौधे के गाभा में 4 से 5 दाना डालने पर हम इस कीड़ा से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मक्का के पत्तों या डंठलों का लाल होना आम समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए 15 केजी बोरोन का घोल बनाकर पौधों पर स्प्रे करना फायदेमंद रहता है। पत्तों का पीला होकर सूखना भी अक्सर किसानों की शिकायत रहती है, तो इसके बचाव के लिए डाइथेन M45 या रेडोमिल MZ का 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तों पर छिड़काव करने से इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। अगर हम 1 हेक्टेयर में 15 किलो बोरन यानी 1.5 किलो बोरेक्स 1.5 किलो बोरेक्स 15 किलो बोरन का मात्रा अगर हम देंगे, उसका स्प्रेइंग कर देंगे लगाने के समय ही, तो ये जो पत्ते में लालपन आता है, पत्ता लाल हो जाता है, डंठल लाल हो जाता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद कभी कभी पत्तियां पीला हो करके मुरझाने लगती है, जो सूखा रोग इसको बोला जाता है। इसके लिए अगर ऐसा हो तो हम डाइथेन M45, जिसको इंडोफिल M45 बोला जाता है, या रेडोमिल दवाई, रेडोमिल MZ दवाई 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर देने से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? दीदी बहुत बेस लागलो। का रे कन्हाई, समझ में आलो? अरे खरीफ वैज्ञानिक नहीं, खरीफ मक्का के वैज्ञानिक खेती करवा रहे हैं। हाँ किशन दा, वो का हो गया ना, शब्द थोड़ा इधर उधर हो गया, इसमें क्या है? अरे थोड़ा नहीं हो रहा बुच्चू, तो आँख के जगह कान के जगह नाक लगाए तो बहुत बेस लगता है। अच्छा अब रहने भी दीजिए किशन दा। लगता है एक और विराम का समय हो चला है। हाँ दीदी सही बोली। तो चलिए लेते हैं एक और अल्प विराम। और मन देखो इस संदेश। धनु? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो किशन भैया, कन्हैया भैया, आप लोगों से एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछूं, एकदम जरूर पूछूं। पोषक तत्व के महत्व के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो क्या जानकारी है? पूछ का है? आपका मुंह में बेंग घुसा हुआ, आप पूछिए। अरे नहीं खिसा पूछो, हम तो पूछ ले। दीदी पोषक तत्व तो बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। हम इन किसान भाई बहन के लिए, और इमन जो खेती बाड़ी करे ना, इमन फसल लगाए ना, गोभी मटर आलू बैगन बहुत तरह का सब्जी होवेला, पोषक तत्व के बिना इस सब खराब होला दीदी। बिल्कुल सही। और किशन दादा, वो जो पत्ता भी पीला पीला हो जाता है, अब बड़का को भी लगाते हैं, उगता है छोटका को भी। तो हमारे अंदाज से पोषक तत्व की कमी से सब होता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कन्हैया भैया। तो इसकी और विस्तार से जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुमार जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजन कुमार ओझा। ये हमें जानकारी देंगे कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी कमी होती है जिससे फसल काफ़ी बर्बाद होता है, इसका उपचार कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पोषक तत्व का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये समझाएं। जी, देखिए पोषक तत्व तो मिट्टी में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आवश्यक पोषक तत्व होते हैं 16।
जनरली 16 अभी तक रिसर्च हुए हैं, बाकी आगे भी 1-2 पे कार्य चल रहे हैं। तो जो 16 पोषक तत्व हैं उसका किसान भाइयों को जानना ज़रूरी होता है उसके बारे में, क्योंकि वो बिना उसके पोषक तत्व की कमी होने पे मिट्टी में कोई भी पौधे की वृद्धि में एवं विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि उसके जानकारी उसका आवश्यक होता है। और वो पोषक तत्व सभी किसान भाई जरूरी से जानने का कोशिश करें, जिससे कि हमेशा के लिए वो अपनी मिट्टी का एक, चूँकि आज कल प्रधानमंत्री ने भी सॉइल हेल्थ कार्ड एक परियोजना चला रखी है, जिसमें कि सभी किसान भाइयों को अपनी मिट्टी का एक रिकॉर्ड रखना होता है, और जिससे कि आगे खेती करे तो उसमें उनको अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी रहे कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और है तो कितनी है, और अगर कमी है तो उसके लिए कितने अनुशंसित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की भरपाई की जा सके। आवश्यक पोषक तत्व में एक मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्व 9 होते हैं, जो कि और 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। 9 पोषक तत्व में 3 जो होते हैं हम लोग को प्रकृति से बिना कुछ किए मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपको हवा, पानी और मिट्टी में भी उपलब्ध रहते हैं। और 6 मुख्य पोषक तत्व जो हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो पोषक तत्व हैं इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व में। तो जो प्राथमिक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, द्वितीयक में हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए आपको जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। जी ये 7 कुल मिला के 16 पोषक तत्व हुए। अब हमारे किसान भाई कैसे जाने कि हमारे मिट्टी में पोषक तत्व, कौन सी पोषक तत्वों की कमी है जिसके चलते हमारा फसल बर्बाद हो रहा है? ये इसके लिए तो सबसे पहले मिट्टी को परीक्षण कराना चाहिए, मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जिस आधार पर वो जान पाएंगे कि इनके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं। और ये मानकर हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ की मिट्टी है अम्लीय मिट्टी, झारखंड की। जी, अम्लीय मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता रहती है, जो कि बोरॉन और मोलिब्डेनम छोड़ करके बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता है। और बाकी ये मुख्य पोषक तत्व हैं। मुख्य पोषक तत्व के लिए कुछ हम लोग उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, ये सब डाल करके हम लोग उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। जी। अब जैसे हम कोई किसान अगर सब्जी की खेती किया है और तो कैसे उसको फाइंड आउट करे, कैसे ये जान पाए कि हमारे सब्जी की फसल जो बर्बाद हो रही है इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई गई है? जी, सब्जी की फसल में मुख्यतः यहाँ पे पाया जाता है बोरॉन और मोलिब्डेनम की कमी। बोरॉन की कमी से आपको फूल गोभी, चुकंदर, गाजर में उसके शीर्ष भाग जो होते हैं वो मर जाते हैं, और आंतरिक गलन मीन्स बीज का जो उसके तना के बीच रहता है उसमें गलन होने लगता है, काला पड़ जाते हैं। उसी तरह से मोलिब्डेनम की कमी से ये फूल गोभी सब में वाली प्रजाति में एक व्हिप्टेल मीन्स फूल के फट जाना, इस तरह का ये लक्षण दिखते हैं। और इसकी कमी के उपचार के लिए, बोरॉन के उपचार के लिए बोरेक्स का हम लोग उपचार मिट्टी में बुआई से पहले कंपोस्ट उर्वरक के साथ में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग उसको डाल करके उपचार करते हैं। मोलिब्डेनम की उपचार के लिए सोडियम मोलिब्डेट 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले कंपोस्ट के साथ में डाल करके उसकी उपचार करते हैं, जिससे कि ये रोग लगने की संभावना नहीं रहती है। और इसी तरह से सभी पोषक तत्वों का अपना अपना लक्षण होता है और उसका उपचार होता है। जैसे आप देखिए, हम आपको सभी पोषक तत्वों का कुछ अपने अनुभव से हम बतला रहे हैं।
जैसे आप नाइट्रोजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का पीला पड़ जाना, हल्का हरा कलर और पीला पड़ जाना होता है, जो कि एक बहुत ही उसके वेजिटेटिव ग्रोथ वानस्पतिक वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में होना से एक उसका रेंज जो है, सॉइल टेस्टिंग रेटिंग हम लोग भी देते हैं, उसमें सभी फसल के लिए एक मध्यम जो अनुपात होता है उस अनुपात में फसलों को आवश्यक होता है। न कमी होना चाहिए नहीं ज़्यादा, कमी होने पे भी उसकी भरपाई कीजिए और ज़्यादा होने पे उसको कुछ कंट्रोलिंग करके उसका कमी करना चाहिए। ज़्यादा होने पे भी नुकसान कर सकता है। ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तो उसमें देखते हैं कि फल नहीं आ पाते हैं और बिना मतलब का ग्रोथ होकर के उसका टूट जाना, या आंधी तूफान आया तो उस टाइम में ज़्यादा पौधे गिर जाते हैं। उसी तरह से फास्फोरस होता है, जो कि फास्फोरस जड़ वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जड़ के विकास में फास्फोरस की उपलब्धता आवश्यक होती है। इसके नहीं तो इसके विकास रुक जाता है, जड़ ग्रंथि का विकास रुक जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? ये जानकारी तो दीदी बहुत महत्वपूर्ण रहे और लगता है हमारे किसान भाई बहन भी इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। हाँ, तो किसान भाई बहन मन खेती बाड़ी संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो और मैं चिट्ठी लिखूं। और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे कन्हैया भैया और किशन भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।